हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, एक तरफ जहां पर भारत को डराने के लिए रशिया से जुड़ने पर 100% टैरिफ की धमकी वाला बिल लेकर आया अमेरिका, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों रशिया ने भारत के सामने रख दिया ऐसा प्रस्ताव कि और 4 चांद लग जाएगा भारत और रशिया के बीच दोस्ती में, अमेरिका हो जाएगा आग बबूला। दोस्तों बताएंगे डायरेक्ट अब रशिया से भारत तक दौड़ेगी ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। क्या है व्लादिमीर पुतिन का प्लान दोस्तों, उधर बताएंगे। जेडी वेंस ने अचानक प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों मिला दिया फोन, बहुत देर तक की बात दोस्तों। तो वहीं नेपाल में भारत का बजा डंका। पीएम बालेंद्र शाह ने बैठक के लिए चीनी एम्बेसडर से पहले भारतीय राजदूत को बुलाया। दोस्तों बताएंगे क्या है जानकारी, कैसे चीन की निकलने वाली है हेकड़ी। इससे पहले ड्रैगन ने जो डर दिखाया था बालेंद्र शाह को, जिसके बाद रातों रात बदलना पड़ गया तिब्बत पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का प्लान। अब कैसे भारत ने बता दिया कि चीन से ज्यादा भारत की चलती है नेपाल में। तो वहीं दोस्तों हॉर्मुज में फिर भड़की आग, यूएई के जहाज पर ईरान का अटैक, भारत के लिए बढ़ा संकट। वहीं दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर मौजतबा खामनेई की हालत बेहद नाजुक, मौत तक की उड़ रही हैं अफवाहें कि कभी भी हो सकती है उनकी मौत। ऐसे में सबसे बड़े सवाल पर बात करेंगे, अगर मौजतबा खामनेई की मौत हो भी जाती है तो ईरान का अगला सुप्रीम लीडर किसको बनाया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, वहीं बताएंगे महाराष्ट्र की सियासत में नई सुगबुगाहट। शरद गुट के 8 सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी से करेंगे मुलाकात। क्या है इसके सियासी मायने दोस्तों। और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मंथन हुआ तेज। पीएम मोदी और नितिन नवीन से मिले सीएम योगी जी। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि सुपर पावर देश में चाहे अमेरिका हो या चाइना, भारत इनके दबाव के डर में कभी नहीं आएगा और भारत तगड़ा जवाब देना जानता है, चाहे बल का प्रयोग से हो या फिर कूटनीति का प्रयोग ही क्यों ना हो। भारत हर तरीके से जवाब देना जानता है। तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां दोस्तों रशिया ने भारत के सामने डायरेक्ट रेल लिंक का प्रस्ताव रखा है। इसमें रूस से भारत तक ट्रेन चलाने की बात कही गई है। यह प्रस्ताव रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मरात खसनुलिन ने पेश किया है। दोस्तों उन्होंने रूसी समाचार एजेंसी तास को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि रशिया को हिंद महासागर तक एक रेलवे रूट बनाने की संभावना तलाशनी चाहिए, ताकि बॉस्फोरस और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े जोखिमों को कम किया जा सके। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि वैकल्पिक रास्ते तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर गुजर सकते हैं और भारत तक पहुंचने वाला कोई भी विकल्प स्वीकार्य होगा। हालांकि धरातल पर उनका यह प्रस्ताव सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर सकता है। इस रेल रूट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है, जो दुनिया के 2 सबसे खतरनाक देश हैं। दोस्तों इन दोनों देशों में आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं और इनकी सेना का पूरे देश पर नियंत्रण भी नहीं है। रशिया का यह प्रस्ताव अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी के बीच आया है। ईरान ने मार्च के शुरुआत से ही हॉर्मुज को व्यापार के लिए बंद किया हुआ है। तब से इस जलडमरू मध्य से होकर बहुत कम संख्या में जहाज गुजर रहे हैं। इससे पूरी दुनिया ऊर्जा संकट की चपेट में आ गई है। इसका सबसे बुरा असर दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया पर पड़ा है। दोस्तों रशिया हॉर्मुज संकट को देखते हुए भारत तक रेल लाइन बनाने की इस योजना पर काम करता दिखाई दे रहा है और ये प्रस्ताव ऐसे समय में भारत के सामने रखा गया है जब परसों ही डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने रशिया पर 100% टैरिफ लगाने वाला बिल पास किया है। हालांकि फाइनल बिल अभी पास नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन उसका मंसूबा यही है कि एक बार अगर बिल पास हो गया तो वो उन सभी देशों पर 100% टैरिफ लगाएगा जो भी रशिया से ऊर्जा खरीद रहे हैं, चाहे वो भारत और चाइना या कोई भी अन्य देश क्यों ना हो। ऐसे समय में दोस्तों रशिया ने भारत के साथ और ये संबंध बढ़ाकर बता दिया है कि तुम कोई सा भी गेम खेल लो, कोई सी भी चाल चल लो, भारत और रशिया की दोस्ती अटूट है, अटूट रहेगी। 100% क्या 500% टैरिफ क्यों ना लगा दो। अगर भारत को आवश्यकता होगी रशिया के तेल की तो भारत रुकेगा नहीं, तेल अवश्य खरीदेगा। ये बात भी अमेरिका को गांठ बांध लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे पर आगे भी बात करेंगे इसी खबर में। फिलहाल आपको बता दें अगली बड़ी जानकारी।
प्रधानमंत्री मोदी जी को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने किया रातों रात फोन। आखिर किस मुद्दे पर हुई बात बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच शनिवार देर रात फोन पर बात हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। बताया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन आया। पीएम मोदी और वेंस के बीच अहम क्षेत्रों में भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वेंस को उनके बेटे के जन्म पर और सेकंड लेडी को गर्मजोशी से बधाई दी। दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी के साथ जेडी वेंस की आखिरी सार्वजनिक रूप से फोन कॉल मई 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई थी। इस बातचीत के बारे में प्रधानमंत्री ने बाद में लोकसभा में जानकारी दी थी। खास बात यह है कि जेडी वेंस का कॉल पीएम मोदी के पास उस समय आया है जब अमेरिका के एक सांसद ने भारत के FCRA बिल को लेकर हाल ही में चिंता जाहिर की थी। अमेरिकी सांसद ने एनजीओ, ट्रस्ट, शिक्षण संस्थानों और धार्मिक संगठनों को मिलने वाले विदेशी चंदे से जुड़े भारत के कानूनों में प्रस्तावित बदलावों पर चिंता जताई थी। यूएस के सांसद ने चेतावनी दी थी कि इस कदम का दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। साथ ही ये फोन तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ दिन बाद आया है। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच इस समझौते को काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिकी पक्ष ने अभी तक बातचीत का कोई विवरण तो नहीं दिया है, लेकिन अगर रातों रात फोन किया जा रहा है दोस्तों तो कोई ना कोई गंभीर बात अवश्य होगी। ये बात भी तय मानी जा रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस मुद्दे पर दोस्तों। वहीं कल से पहले ही परसों इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पीएम मोदी की फोन कॉल पर बात हुई थी और उसके ठीक एक दिन बाद जेडी वेंस ने रातों रात पीएम मोदी को फोन किया। जहां इजराइल एक तरफ बताना चाहता है कि भारत हमारे साथ खड़ा है हमेशा, चाहे हथियारों का आदान प्रदान हो या किसी भी चीज को लेकर, हम भारत के साथ और भारत हमारे साथ खड़ा है। नेतन्याहू ने ऐसा संदेश ऐसे समय में दिया है जब अमेरिका हो, पश्चिमी देश या फिर यूरोप, कोई नहीं चाहता कि गाजा पर अटैक किया जाए। ऐसे समय में यूरोपीय देश भारत से भी नाराज होते दिखाई दे रहे थे कि भैया जो भारत है वो हथियार क्यों मुहैया करवा रहा है नेतन्याहू को, जबकि नेतन्याहू इसका इस्तेमाल गलत तरीके से गाजा में कर रहा है, लेबनान में कर रहा है। अब ऐसे समय में ठीक एक दिन बाद जेडी वेंस का पीएम मोदी जी को कॉल जाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आपको क्या लगता है? इस मुद्दे पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या मुद्दा हो सकता है आपके हिसाब से दोस्तों? वहीं आपको बताते बड़ी खबर। कैसे नेपाल में बजा भारत का डंका। पीएम बालेंद्र शाह को बैठक के लिए चीनी अम्बेसडर से पहले भारतीय राजदूत को बुलाना पड़ गया दोस्तों। बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह सोमवार यानी कल काठमांडू में विदेशी राजदूतों के साथ आमने सामने की बैठक शुरू करने जा रहे हैं। इससे वे विदेशी राजदूतों के साथ अलग अलग बैठ के ना करने के अपने ही बनाए नियम को तोड़ेंगे। बालेंद्र शाह सोमवार को नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव और चीनी राजदूत झांग माओ मिंग से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। इसके बाद मंगलवार को अमेरिकी दूतावास के डी अफेयर्स स्कॉट और बॉम से भी ऐसी ही बैठक करेंगे। यह मुलाकात 2 हफ्ते पहले होनी थी, लेकिन नेपाल के कई जिलों में जारी सांप्रदायिक हिंसा के कारण इसे टाल दिया गया था। नेपाल ने जानबूझकर भारत और चीन दोनों देशों के राजदूतों को एक ही दिन प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के साथ बैठक के लिए बुलाया है। इससे वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नेपाल में भारत और चीन की बराबर अहमियत है। हालांकि मीटिंग के समय में नेपाल ने भारत को तरजीह दी है। पहले भारतीय राजदूत को बुलाया गया और उसके बाद चीनी राजदूत को न्योता दिया गया। दोस्तों, काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय राजदूत को पहले और चीनी राजदूत को बाद में आने के लिए कहा गया है। इसीलिए दोनों देशों के राजदूत एक ही दिन पीएम बालेंद्र शाह से मिल रहे हैं। लेकिन पहले और बाद का समय सरकार की विदेश नीति की प्राथमिकता को भी दिखाता है। दोस्तों, अगले दिन प्रधानमंत्री अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत से मुलाकात करेंगे, जो नेपाल के एक और अहम और दोस्ताना विकास साझेदार है और जिनके साथ लंबे समय से संबंध रहे हैं। बालेंद्र शाह ने यह एक्शन ऐसे समय में लिया है, ये फैसला ऐसे समय में लिया है जब ठीक इससे पहले आपको याद होगा बताया जा रहा था कि चाइना की डर की वजह से, जिनपिंग के डर की वजह से नेपाल ने घुटने टेक दिए और रातों रात तिब्बत पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का प्लान बदल डाला। नेपाल में तिब्बत को लेकर होने वाली बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अचानक विवादों में आ गई थी। काठमांडू यूनिवर्सिटी ने इस बड़े इवेंट को होस्ट करने से अचानक मना कर दिया है। इसके बाद आयोजकों को यह पूरा प्रोग्राम रातों रात ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ा। इस बड़े फैसले के पीछे चीन का भारी दबाव बताया जा रहा था और अब अचानक से भारत के समर्थन में बड़ा फैसला लेते दिखाई दिए हैं। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, आपकी क्या इस पर राय अवश्य कमेंट कीजिएगा। वही आपको बता दें,
हॉर्मुज में फिर भड़की आग, यूएई के जहाज पर ईरान का बड़ा अटैक, भारत के लिए बड़ा संकट। बता दें, संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने बताया कि अबू धाबी की सरकार स्वामित्व वाली तेल एवं गैस कंपनी ADNOC के एक पोत पर हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरते समय हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों पर किए जा रहे हमलों के तहत मिसाइल दागी। ADNOC ने बयान में बताया कि शनिवार तड़के हुए हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। कंपनी ने बताया कि फरवरी में अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद से उसके 1 दर्जन से अधिक पोतों पर जल डमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए जा चुके हैं। कंपनी के मुताबिक इनमें एक चालक दल के सदस्य की मौत हुई और 20 अन्य घायल हो गए। ADNOC ने हमले की सटीक जगह या किसी तरह के नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी। बाद में यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर ने बताया कि ओमान के खसब शहर के पूर्व में एक पोत पर किसी मिसाइल से हमला हुआ जिससे आग लग गई, लेकिन आग को बुझा दिया गया। सेंटर ने कहा कि पोत और उसके चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। हालांकि तत्काल यह स्पष्ट न हो सका कि ये वही घटना थी जिसमें ADNOC का पोत शामिल था। दोस्तों, ऐसे में भारत के लिए कैसे बढ़ सकता है संकट, बता दें। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाड़ी देशों खासकर संयुक्त अरब अमीरात पर काफी निर्भर है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य की नाकेबंदी के बाद यूएई से भारत का ऊर्जा आयात में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में यूएई के तेल टैंकरों पर ईरान का हमला भारत की सप्लाई चेन को बिगाड़ सकता है, जिसका सीधा असर ऊर्जा आयात पर पड़ेगा। दोस्तों, बता दें, यूएई के जहाज पर अटैक करने के बाद ईरान ने कहा कि जब तक नहीं सुधरेगा अमेरिका का रवैया, तब तक हम रास्ता नहीं खोलेंगे। ऐसे में दोस्तों, जानकारी ये भी सामने आ रही है, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है, यहाँ तक कि उनकी मौत हो जाएगी। इस नाजुकपन की वजह से इसकी भी अफवाहें उड़ती दिखाई दे रही है। दोस्तों, मौत हो भी जाएगी और मौत हो चुकी है, ऐसी भी अफवाहें उड़ाई जा रही है। दरअसल ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनी की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजरायली मीडिया में यह दावा किया गया है। जी हाँ, मुज्तबा खामेनी की मौत तक की अफवाहें फैलाई जा रही है। हालांकि इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। खबर ये ऐसे सामने आई है जब ईरान में मुज्तबा खामेनी की सेहत और उनके सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आने को लेकर पहले से ही कई तरह की अटकलें लग रही हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने भी हाल ही में कहा था कि इस समय मुज्तबा खामेनी से सीधे संपर्क करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में इनकी तबियत खराब की बात है और राष्ट्रपति की बात को मिलाएं तो दोनों मिलती दिखाई दे रही हैं। इजरायली मीडिया चैनल 14 ने ईरान के अंदर मौजूद सूत्रों के हवाले से मुज्तबा खामेनी की हालत को गंभीर बताया है। इससे पहले राष्ट्रपति पेजेशकियन के प्रशासन के करीबी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया था। इसमें कहा गया कि ईरानी शासन के टॉप लेवल पर उनकी हालत को लेकर बेहद गंभीर स्थिति की चर्चा चल रही है। एक सूत्र ने यहाँ तक कहा कि अगर जल्द ही उनकी मौत की खबर सामने आए तो इसमें हैरानी की बात नहीं होगी। ऐसे में सवाल दोस्तों ये है, 1% मान लेते हैं कि अगर मुज्तबा खामेनी की मौत हो भी जाती है तो कौन होगा अगला सुप्रीम लीडर ईरान का। आपको बता दें, अगर मुज्तबा खामेनी की मौत हो जाती है या वो अपने संवैधानिक दायित्व निभाने में असमर्थ भी होते हैं तो ईरान के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत अस्थायी व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहजेनी एजई और गार्डियन काउंसिल के एक व्यक्ति की 3 सदस्यीय अंतरिम परिषद सर्वोच्च नेता की जिम्मेदारियां संभालेगी। इसके बाद 88 सदस्यीय विशेषज्ञों की सभा नए सुप्रीम लीडर का चयन करेगी। संविधान के मुताबिक यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। यही संस्था मार्च 2026 में अली खामेनी की मौत के बाद भी उत्तराधिकार प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा चुकी है। दोस्तों, वहीं बता दें, सुन्नी नाटो वर्सेस ईरान, क्या अरब की बर्बादी का ब्लूप्रिंट है मक्का समझौता। दोस्तों, एक दिन पहले इस्लाम की पाक जमी मक्का में एक नए समझौते की नींव रखी गई जो उस महासंग्राम की आहट है जिसमें पूरा अरब सुलग सकता है। दोस्तों, मक्का में जो दस्तखत हुए हैं वो सिर्फ 3 देशों बोले तो सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की साझेदारी नहीं बल्कि पश्चिमी एशिया की नई सत्ता रेखा का ऐलान है, क्योंकि अरब देशों का भरोसा अमेरिका से टूटता दिख रहा है। इसी वजह से अरब देश एक ऐसा अभेद्य घेरा बनाना चाहते हैं जिस पर ईरान के हमलों का असर ना हो। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि 3 देशों के नए समझौते से तैयार इस्लामिक नाटो से शांति लौटेगी या फिर विध्वंस का नया द्वार खुल जाएगा। दोस्तों, पश्चिमी एशिया में अमेरिका की कूटनीति का अध्याय करीब खत्म हो चुका है, लेकिन इसी वक्त इस्लामिक देशों के एक फैसले से नई कूटनीति का उदय होता दिख रहा है। इतिहास गवाह रहा है कि कई समझौते युद्ध रोकने के लिए किए जाते हैं, लेकिन कुछ समझौते ऐसे होते हैं जो युद्ध को टालते नहीं बल्कि नई दिशा तय कर देते हैं। उन्हीं में से एक यह युद्ध माना
जा रहा है दोस्तों अभी तक केवल नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन अब पश्चिमी एशिया से एक नए संगठन का नाम निकला है, इस्लामिक नाटो, जिसमें फिलहाल 3 देश शामिल है, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान। सऊदी अरब के अल सफा पैलेस में 3 देशों के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे मक्का समझौता भी कहा जा रहा है। नाटो के आर्टिकल 5 सिद्धांत को ही अपनाया गया है। सिद्धांत है एक पर हमला सब पर हमला। दोस्तों इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, बल्कि वो अपनी चालें बदल बदल कर लौटता है। इस बार रेगिस्तान के सीने पर जो इबारत लिखी गई है उसने दुनिया की नींदें उड़ा दी है। पश्चिम एशिया के आसमान पर मंडराते काले बादलों के बीच मक्का के अल सफा पैलेस में जो हुआ वो आने वाले कल में महासंग्राम का गेटवे बन सकता है दोस्तों। वहीं इस त्रिपक्षीय समझौते को अरब में खुले तौर पर सुन्नी नाटो के रूप में भी देखा जा रहा है, जो सीधे तौर पर शिया मुल्क ईरान के लिए चुनौती है। साथ ही साथ अमेरिका पर अरब देशों के टूटते भरोसे का भी जवाब है। इसके अलावा ईरान के प्रॉक्सी गुटों को काउंटर करने के लिए भी बना है, खास तौर पर हॉर्मुज में बेरोक टोक शिपिंग इसका पहला टास्क हो सकता है दोस्तों। मक्का समझौता सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि ईरान के खिलाफ एक अजय घेराबंदी का सबूत है, जिसको तैयार करने के लिए सऊदी अरब ने बड़ा दाव खेला है। अभी 3 देश शामिल हुए हैं, इससे आगे कई और अरब देश भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों सऊदी अरब पर हमलों की तीव्रता इसलिए भी ईरान बढ़ा रहा था क्योंकि सऊदी के दबाव में ही अमेरिका ने हमले शुरू किए थे। इजराइल ने भी सऊदी में डिफेंस सिस्टम भेजे थे, लेकिन ईरान के हमलों से सऊदी और दूसरे देश बैकफुट पर आ गए। तेल सप्लाई बहुत कम हो गई, ऐसे में अमेरिका भी हमले नहीं रुकवा पाया। इसी वजह से सऊदी ने मक्का समझौता करके सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है, लेकिन ईरान ने इसका काट निकालने के लिए हुतियों को एक्टिव कर दिया दोस्तों, जो सऊदी में घुसकर हमले कर रहा है। अब देखना है कि तुर्की और पाकिस्तान सऊदी को इस मुसीबत से कैसे बचा पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखने वाली बात रहेगी कि कैसे सऊदी के साथ आते हैं पाकिस्तान और तुर्की हुतियों पर अटैक करने के लिए। दोस्तों यहीं पर इस समझौते की पोल खुलने वाली है कि आखिर ये समझौता कितना स्ट्रॉन्ग है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हुतियों से पंगा लेगा पाकिस्तान? क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हुतियों पर अटैक मतलब ईरान पर हमला। क्या ऐसे सिचुएशन में इनसे पंगा लेगा पाकिस्तान? आपकी क्या राय है दोस्तों? आप लोग क्या इस पर विचार रखते हैं? अवश्य कमेंट करके बताइएगा। वहीं बता दें, शेख हसीना के दिसंबर प्लान से घबराई तारिक सरकार, सांसद बना रहे पार्टी छीनने का प्लान। दोस्तों बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिल्ली में दिए गए बयान के बाद से ही पड़ोसी देश की राजनीति में एक बार फिर भारी हलचल मच गई है। चैन से सोते नहीं दिखाई दे रही तारिक रहमान की सरकार। दरअसल शेख हसीना ने अपने देश लौटने का ऐलान किया है। इसके बाद सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो बीएनपी के एक सांसद ने प्रतिबंधित हो चुकी अवामी लीग को सहयोगी बताते हुए दोनों पार्टियों के विलय की वकालत कर दी है। हालांकि सांसद का यह बयान पार्टी और सरकार के आधिकारिक रुख से बिल्कुल उलट है, जिससे वे अपनी ही पार्टी में अलग थलग नजर आ रहे हैं। दोस्तों बुधवार यानी 5 अगस्त को शेख हसीना ने दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब ऑफ साउथ एशिया द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। जुलाई और अगस्त 2024 के छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद सत्ता से बेदखल होने और भारत में शरण लेने के 2 साल बाद ये उनका पहला सार्वजनिक संबोधन था। इस दौरान हसीना ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनका इरादा इस साल दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का है। उनका ये समय 1971 के मुक्ति संग्राम की वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। ये वो संघर्ष था जो भारतीय सैन्य हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तानी सेना की हार के बाद समाप्त हुआ था। ढाका स्थित न्यूज आउटलेट प्रथम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक सुनामगंज 2 से बीएनपी सांसद नासिर उद्दीन चौधरी ने गुरुवार को दिरई नगर पालिका में एक रैली को संबोधित करते हुए ये हैरान करने वाला बयान दिया। 1996 में पहली बार बीएनपी के टिकट पर जीतने वाले चौधरी ने कहा कि अवामी लीग हमारी दुश्मन नहीं बल्कि वे हमारे सहयोगी हैं। हमने उनके साथ मिलकर मुक्ति संग्राम लड़ा था। अवामी लीग का जल्द ही बीएनपी में विलय होगा। चौधरी ने ये टिप्पणी बीएनपी की स्थानीय इकाइयों द्वारा आयोजित लोकतंत्र के लिए 17 साल का अथक संघर्ष और खूनी जुलाई विद्रोह नामक रैली में की। दोस्तों सांसद चौधरी की यह मांग भले ही सुर्खियों में हो, लेकिन बीएनपी और बांग्लादेश सरकार का रुख इसके बिल्कुल विपरीत है। इस साल फरवरी में चुनाव जीतकर सत्ता में आई तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार लंबे समय से भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या कहना है? कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दें, एलएसी के बाद अब पानी पर चीन से 2 टुक भारत ने मांगा नदियों के पानी का हिसाब। ब्रह्मपुत्र को लेकर क्यों बढ़ी चिंता, बता दें। भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर राजनयिक बातचीत हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से एलएसी की स्थिति का जायजा लिया गया, जिसमें भारत ने इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए बॉर्डर एरिया में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। भारतीय पक्ष ने इस बातचीत में साल 2006 में स्थापित सीमा पार नदियों पर एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म की अगली बैठक को जल्दी आयोजित करने की आवश्यकता को भी दोहराया और
और अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट पर टेक्निकल डिटेल्स शेयर करने के महत्व पर भी जोर दिया। बता दें कि चाइना ने तिब्बत में एक बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा वो यहाँ पर डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड रेल नेटवर्क का भी तेजी से निर्माण कर रहा है। बीजिंग इसके जरिए अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं तो पूरी कर ही रहा है, साथ ही साथ भारतीय सीमा के पास अपनी सैन्य तैनाती को भी मजबूत कर रहा है। दोस्तों, अब आप कहेंगे चीन से आखिर कौन सा डेटा चाहिए भारत को और क्यों चाहिए, तो आपको बता दें भारत सरकार के मुताबिक निचला तटीय राज्य होने के नाते भारत नियमित रूप से चीनी अधिकारियों को अपने विचार और चिंताएं बताता रहता है। भारत उनसे आग्रह करता है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ऊपरी इलाकों में होने वाली गतिविधियों से निचले राज्यों के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे। वहीं भारत ने सीमा पार नदियों से संबंधित हाइड्रोलॉजिकल डेटा और सहयोग पर भी बार बार जोर दिया है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, क्या चीन हर किसी के साथ एक ही चाल चलता है? आखिर ऐसा करता क्यों है चाइना, बता दें। दक्षिण चीन सागर में चीन के गलवान जैसे झूठ का पर्दाफाश हुआ है। दोस्तों, फिलीपींस से संघर्ष में 1 साल बाद कबूली 2 सैनिकों की मौत की बात। जी हां, चाइना ने 1 साल बाद कबूला है कि दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ हुए संघर्ष में उसके 2 नौसैनिकों की मौत हुई थी। ये दोनों नौसैनिक चीनी तटरक्षक बल के जवान थे। इनकी मौत पिछले साल दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की एक नौका के साथ हुई टक्कर में हुई थी। इस टक्कर में दोनों देशों की नौकाओं को नुकसान पहुंचा था और चीनी सैनिकों ने कटीले तार लगे डंडों और दूसरे गैर घातक हथियारों से फिलीपींस के सैनिकों पर हमले किए थे। ये घटना 2020 में भारत संग हुए गलवान संघर्ष की याद दिलाती है, जिसमें चीन ने अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा छिपा लिया था। बाद में चीन ने पुष्टि की थी कि उसके 4 सैनिक मारे गए थे। दोस्तों, चीन हमेशा से अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसी चाल चलता आया है। हमेशा से उसका रिकॉर्ड रहा है अपने सैनिकों की मौत तक को छुपाने का, जबकि सैनिकों की मौत को छुपाया नहीं जाता बल्कि बताया जाता है कि हम लोग कितने अपने देश के प्रति कुछ भी कर कर गुजरने को आतुर हैं, जिसके लिए शहीद का दर्जा दिया जाना और देश के नागरिकों द्वारा भी उनको रिस्पेक्ट दिलाना होता है। लेकिन नहीं दोस्तों, जो सेना देश के लिए मर रही है, देश के लिए शहीद हो जा रही है, उन तक की मौत की बात छुपा दे रहा है जिनपिंग। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या ही होगी चाइना के लिए। इससे साफ पता चलता है कि चीनी सैनिकों की कोई इज्जत नहीं है चाइना में। आप अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो इस लाइक के बटन को सबसे पहले दबा दीजिएगा और कमेंट में इंडियन आर्मी इज द बेस्ट लिख दीजिएगा। वहीं बता दें, महाराष्ट्र की सियासत में नई सुगबुगाहट की जानकारी सामने आई है। शरद गुट के 8 सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी से करेंगे मुलाकात। क्या है इसके सियासी मायने, दोस्तों बता दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के सभी 8 सांसद सोमवार 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर सकते हैं। सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए समय मांगा है। अगर मुलाकात का समय तय होता है तो ये बैठक दिल्ली में होगी। दोस्तों, एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में संभावित मुलाकात की पुष्टि की है। सुप्रिया सुले ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा गया है। सांसदों की ओर से महाराष्ट्र से जुड़े विकास कार्यों को लेकर प्रधानमंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि बैठक में राज्य के विभिन्न विकास से जुड़े मुद्दों को प्रधानमंत्री के सामने रखा जा सकता है। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मुलाकात का आधिकारिक समय तय किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी और नितिन नवीन से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ जी। यूपी चुनाव पर मंथन हुआ तेज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हालिया दिल्ली दौरे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। अपनी इस यात्रा के दौरान सीएम योगी जी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद से राज्य की राजनीति और आगामी राजनीतियों को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री के साथ उनकी यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों, प्रशासनिक मुद्दों और केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं की प्रगति को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। दिल्ली के राजनीतिक हलकों में इस लंबी मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी के साथ अपनी एक तस्वीर भी शेयर की और लिखा कि नए भारत को बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। जैसा कि सामने आप योगी आदित्यनाथ जी का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे। वहीं आपको बता दें, यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ी राहत सरकार ने अब कर दिया साफ। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि यूपीआई पेमेंट पर फीस ली जाएगी, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया। दोस्तों, क्या कहा बता दें।
यूपीआई से भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर है। यूपीआई पेमेंट पर संभावित फीस को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच वित्त मंत्रालय ने शनिवार को साफ कर दिया कि आम यूजर्स से यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि पर्सन टू पर्सन यानी P2P ट्रांजैक्शन पहले की तरह ही मुफ्त रहेंगे। वहीं मर्चेंट्स के मामले में भी ज्यादातर यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। सरकार ने कहा कि अगर भविष्य में MDR लागू किया जाता है तो यह केवल तय सीमा से अधिक कारोबार करने वाले मर्चेंट्स पर लागू होगा और इसकी दर डेबिट या क्रेडिट कार्ड के मुकाबले काफी कम रखी जाएगी। यूपीआई आज रोजमर्रा का भुगतान का सबसे आसान माध्यम बन चुका है। सब्जी खरीदने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, बिल भुगतान और एक दूसरे को पैसे भेजने तक बड़ी संख्या में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ऐसे में सरकार ने साफ कर दिया है कि पेमेंट पर नहीं लगेगी कोई भी फीस अगर आप पर्सन टू पर्सन यूज कर रहे हैं तो, और कुछ मर्चेंट के साथ भी नहीं लगेगा। दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ की कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।